हाँ जी, कैरी ऑन। गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम मुर्तजा है, मैं शराबी हूँ। है। ईश्वर की कृपा और आप लोग का साथ आज के दिन शराब से दूर रखा गया है। दोस्तों, मेरा शराब की जो जर्नी है काफी जल्दी स्टार्ट हो गई थी। आज का जो टॉपिक जो मुझे बताया गया है कि ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस, ये एक्चुअली इनमें से तीनों कोई आए नहीं, मुझे लाने पड़े। मैं मेरे पास के बारे में थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा संदीप जी, अगर मेरा आवाज गायब हो जाए तो आप प्लीज बता देना। आवाज आ रही ओके। है ना? हाँ जी, हाँ जी, आवाज है। हाँ। दोस्तों, मेरा जो पहला ड्रिंक था, जो जिंदगी का पहला बियर था, जब मैं 18 साल का हुआ था, डैड के साथ बैठा हुआ था, उनके दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। डैड ने मुझे ऑफर किए थे और मुझे आज भी याद है कि पिताजी ने बोला था, मालूम है इधर उधर मुंह मारते रहता है, लेकिन फ्रॉम टुडे ऑफिशियली, और जब तू 21 साल का होगा ना तो तुझे पहला विस्की का ग्लास मैं दूंगा। टुडे आई एम 48 ईयर्स ओल्ड। मेरा जो घर है वो भी उतना ही पुराना है जितना कि मैं। और यहाँ पे उस जमाने में हमारे घर में बार हुआ करता था। मैं इस हद तक गया था कि मैंने बार की डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। अनेक देशों में ब्लैकआउट में गया हूँ। मुझे आज भी याद है कि एक टाइम था मेरी जिंदगी में, जब डैड आउट ऑफ स्टेशन जाते थे तो उनकी तिजोरी की चाबी मेरे पास सौंप के जाते थे। और जो पुराने लोग रहेंगे, ओल्ड टाइमर्स रहेंगे, उन लोग को याद रहेगा कि पहले मोबाइल फोन्स के पहले पेजर आया करते थे। मुझे रात को 12 बजे 1 बजे भी कभी पेजर पे मैसेज नहीं आया कि घर पे आया, कांटेक्ट हो माई एनीथिंग। डैड जब तिजोरी की चाबी देते थे वो साथ में ये भी बोल देते थे कि अगर तुझे कुछ चाहिए रहेगा तो ले लेना, फिर बता देना कि कितना लिया हुआ है, ताकि मेरा हिसाब बना रहे। एक टाइम था जब घर वालों के फुल ट्रस्ट था। मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से हूँ और मुझे आज भी याद है डैड का वो, डैड ने वो बोले हुए शब्द कि एक सभा में गए थे, एक सभा में नहीं, एक्चुअली तभी पूना के जो एमपी थे वो मेरे डैड के बहुत पुराने दोस्त थे। और पिताजी ने उनको बोला था कि एक टाइम था कि सब इसको जानता था कि ये इनका बेटा है, लेकिन आज मैं इतना फक्र के साथ बोल सकता हूँ कि मैं इसका फादर हूँ। दोस्तों, जो बेर से जो शुरुआत हुई, मुझे उसका नई टेस्ट पसंद आया था। वो तो वो अनुभव तो सबके सेम ही है, लेकिन उसका इफेक्ट मुझे बहुत पसंद आया था। सैटरडे संडे को पार्टीज होती थी। मैंने मेरे पिताजी को 40 साल तक पीते हुए देखा है। दोस्तों के साथ बैठते थे, वो एक 30 ml का पैक ऑर्डर करते थे। एक पैक पर नहीं बोल सकते, छोटा पैक। वो सब जन बैठते थे वहाँ पे टेबल पे 8 बजे शाम को, और उनका पीना चालू होता था। वो 11 बजे तक अगर वो 30 ml खत्म हुआ तो हुआ, नहीं तो वैसे ही ग्लास छोड़ के वो उठ के खाना खाने के लिए निकल लेते थे। शादी में अपन देखता था कि मेरे घर वाले खाना अनाउंस हो गया तो उनके आधे अधूरे ग्लासेस टेबल पे छोड़ के निकल जाते थे। मैं एक इकलौते वाला था, शादी के 20 साल के बाद आया वो। पिताजी के 11 भाई बहन, मेरे पिताजी सबसे छोटे। मेरे और मेरे कजिन्स के बीच में एज का जो डिफरेंस है प्रैक्टिकली डबल है। मेरे बहुत सारे कजिन्स 75 और 80 के ऊपर है। जो सबसे सीनियर जो अभी जिंदा है वो 85 का है। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब मुझे जॉन्डिस हुआ था, 14 साल का था, हेपेटाइटिस हो गया था मुझे। हेपेटाइटिस का सर्वाइवल रेट 5%। 5% लोग उसमें से बच के निकलते हैं आज, इवन टुडे।
6 महीने तक उबला हुआ खाना खाया था। जब डॉक्टर घर पे आया था और उसने बोला था इसको ये घर पे क्या कर रहा है, इसको तो हॉस्पिटल में एडमिट करने को बोला था। डैड ने बोला था रूम नहीं मिला। अरे रूम में छोड़ो, कॉरिडोर में एडमिट करके उसको सलाइन चढ़ो, नहीं तो ये गया। मेरे नजदीक के आस पास के सब घर वाले भार्गव से आ गए थे कि ये बच्चा जिंदा रहेगा कि मरेगा। और तब वो 14 साल के बच्चे को डॉक्टर ने एक मशवरा दिए थे कि तुझे चाहिए वो करना, शराब कभी मत पीना। जब मेरा एक्टिव ड्रिंकिंग का फेज चालू हो गया, मुझे एक का मैसेज मिला था 2007 में, मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मुझे आज भी याद है कि 2007 तक राउंड द क्लॉक ड्रिंकिंग हो गया था। मैं 3 अवस्था में रहता था, या तो नशे में रहता था, पीने की तैयारी में रहता था, या तो विड्रॉल में रहता था। इसके अलावा कुछ था ही नहीं। 2007 में ऐसा क्या हो गया, मुझे एक दिन बोला गया था कि अपन डॉक्टर के जा रहे, ओपीडी में जा रहे एंड उसको दिखाना है। मैं बोला ठीक है चलो। और मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम लोग जा रहे थे कि बहुत सारे गाड़ियों का काफिला हमारे साथ जुड़ने लगा, सब जाने पहचाने लोग दिखने लगे और मुझे एक व्यसन मुक्ति केंद्र में लेके गए और वहां पे मुझे बोला गया कि तुझे यहाँ पे रहना है। एक अल्कोहलिक है, एक विद्रोही, ये बीमारी के कई सारे नाम है। डिजीज ऑफ डिनाइल, अहंकार को लगी हुई बीमारी, डिजीज ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज, डिजीज ऑफ जस्टिफिकेशन, ब्लेमिंग एक्सक्यूजेस। और मुझे आज भी याद है कि जब वहां पे लेके गए तो मुझे बोला गया था कि तेरे को यहाँ पे रहना है। मैंने विद्रोह किया था और मैं बोला पॉसिबल नहीं है, सॉरी बस मैं निकल रहा हूँ, तुमको मालूम है कि कौन हूँ मैं। और तब जो मेरा कजन साथ में था ना, लगभग 30-35 लोग थे साथ में। और मेरे कजन ने फाइनली, वहाँ पे जो काउंसलर था मुझे मस्के मार रहा था, वहाँ पे जो बाउंसर था मुझे धमकी दे रहा था, और मैं वो लोग को बोल रहा था क्लियर कट, हवा में उड़ रहा था। मैंने क्लियर कट उनको बोला ये बाबा तेरे को मालूम है क्या कौन हूँ मैं। और मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकूंगा जब मेरे भाई ने उसकी रिवॉल्वर मेरे ऊपर तानी थी और बोला था बैठता है शांति से, ठोको तेरे को। दोस्तों एक टाइम जो अभी मैंने बताया कि मेरे पास हर चीज की फ्रीडम थी, रात को 2 बजे पर आया तो सबको भरोसा था कि कुछ गलत नहीं करेंगे। डैड ने तो मुझे यहाँ तक परमिशन दे दिया, कह रहा कि अगर तुझे पीना है या सिगरेट भी पीना है हम लोग के सामने कर, देयर इज नो प्रॉब्लम, छुप के मत करना। और एक टाइम ऐसा भी आया है जब पूना की गर्मी नागपुर से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, मई के महीने में ओपन एयर में 3 पीस का सूट पहन के जाता था कि मुझे मालूम था कि वहां पे लिमिटेड पी पाऊंगा पब्लिक के सामने। और 3 पीस सूट मतलब जैकेट में पन पॉकेट और ब्लेजर में पन पॉकेट और पैंट में पन पॉकेट, तो 90s बहुत फिट हो जाते थे। मुझे आज भी याद है कि एक बार मैंने मेरा कंप्यूटर चालू किया था, लोग बोलते बाथरूम में छुपाता था, यहाँ पे छुपाता था, वहां पे छुपाता था। अरे मैंने तो मेरे कंप्यूटर का सीपीयू नहीं छोड़ा था, वो सीपीयू के अंदर मैंने शराब के 90s डाल दिए थे और मुझे मालूम नहीं साला कब उसका एक ढक्कन स्लिप हो गया रहेगा, क्या हो गया रहेगा, लीक हो गया रहेगा। जब मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो वही पे धमाका हो गया और तब मेरी ट्यूबलाइट चल गई। अरे बाप रे, इसके अंदर बाटली रखा था मैंने, शायद वो लीक हो गई। मेरा जो पहला व्यसन मुक्ति केंद्र था वहाँ पे AA के मेंबर्स आते थे, वहाँ पे AA की मीटिंग्स होती थी। वहाँ पे सेकंड टाइम अगले 2 महीने में वापस दोबारा से भर्ती हुआ, तीसरी बार भर्ती हुआ। और तीसरी बार जब वहां से निकल रहा था, वहाँ पे जो मेरा काउंसलर था उसने बोला देख भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ, मरू दे, पायाच पडतो, पिऊ नकोस आणि जर प्याला इथे येऊ नकोस. आणि त्या फाईलवर
उसने चौक नहीं मार डाला, नो फर्दर एडमिशन। वो फाइल आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। दोस्तों शराब ने मेरे को इस मोड़ पे लेके आ गया था कि जहाँ पे एक टाइम पे लॉकर की चाबी मेरे पास रहती थी, घर में सभी कपड़े के ऊपर लॉक लगने चालू हो गए थे। यहाँ पे मैं आजाद था, रात को 2 बजे पर कोई मैसेज नहीं आता था या तो फोन नहीं आता था। 94 से मोबाइल था, कभी भी फोन नहीं आया कि कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कितने बजने वाला है। उसके लिए तो नहीं आया, सिर्फ फोन आया कि टाइम लगने वाला है क्या तुझे, खा के आएगा या खा चुका है। तब तक घर में हालत ऐसी हो गई थी कि पिताजी जब ऑफिस से आते थे यूजुअली वो अपने कपड़े चेंज करके घर के कपड़े पहन के खाना खाने को बैठते थे। जब वो उनके बेडरूम में से निकलते थे तब मेरी एंट्री होती थी और उनकी शीशे में मेरा हाथ डालता था और जो नोट निकली अपनी, मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा था क्योंकि इकलौता वारिस हूँ, सब मेरा तो है। शराब ने वो भी दिन दिखा दिए जब एक दिन मेरे फादर जो मुझसे बोलते थे, यार ये इज्जत से पी, मैं तुझे पैक बना के देता हूँ, टीवी पे म्यूजिक लगाए या तो कुछ तो म्यूजिक चालू कर, एक पैक बनाता हूँ, आराम से पी, एंजॉय करके पी। और वही पिताजी ने एक दिन जब मेरा कबड़ खोले और उनको एहसास हो गया कि ये भाई साहब ने बाहर की डुप्लीकेट चाबी बना दी है, और वहाँ पे उनको 3-4 खाली बोतलें दिखी जो काफी महंगी वाली थी। और उस दिन मेरे डैड ने मेरे साथ एक मांगवाली किए थे कि अब ये पीने की औकात बची नहीं है, तो सिर्फ नशे के लिए पी रहा है, और तू मेहरबानी कर आज के बाद तो ऑफिस नहीं आएगा, क्योंकि अब क्लाइंट्स पूछ रहे कि ये क्या प्रॉब्लम है। मैं उस मोड़ पे पहुंच गया था जहाँ पे बाकायदा एक बॉडीगार्ड रखा गया था, शाम को 6 बजे उसकी ड्यूटी चालू होती थी, और जब भी मैं रात को घर पे आओ तब तक उसका एकमात्र काम था कि इसको पीने मत देना। आज वो बंदे को मेरी वजह से ये की गरज है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मुझे आज भी याद है कि मेरी फर्स्ट ए की मीटिंग, मेरे फैमिली डॉक्टर ने, और रिहाब ने तो बोला ही था, लेकिन उसके बाद मेरे फैमिली डॉक्टर ने 2007 में डैड को बोला कि एक ए की मीटिंग करके होती है, पता नहीं क्या होती है, आप ट्राई करके देखो। 2007 में गया था पूना में, जो मेरा पहला होम ग्रुप था, वहाँ पे गया, बाहर बाहर से देखा 30-40 बाइक्स लगी हुई है, 10-15 कार लगी हुई है, और तब मैं राजनीति में था। वो बोला, अरे मेरा चेहरा तो हर हर जगह पे फ्लेक्स पे लगा हुआ है, किसी ने यहाँ पे पहचान लिया तो निकलो ऐसे। मैं मीटिंग के अंदर नहीं गई, और जब ये रियाब का सिलसिला चालू हो गया उसी साल, और जब तीसरी बार जब मैं घर पे आया था, वो खुन्नस तो थी घर वालों के ऊपर कि मेरे को एड़ा बना के अंदर डाल देता, उठा के लेके जाके। बाहर के रियाब वाले पिकअप करने को नहीं आते थे, घर वाले मुझे पिकअप करके लेके जाते थे, वैसी हालत हो गई थी। और जिस भी दिन मेरा डिस्चार्ज होता था आधे घंटे के अंदर मैं टल्ली रहता था। मुझे याद है जब मेरा तीसरा रियाब हुआ था, अभी एक भाई का वही शेयरिंग सुन रहा था जिन्होंने बोले 6 व्यसन मुक्ति केंद्र, नसीबदार हो 6 में रुक गया आप। मेरे 7 हो गए व्यसन मुक्ति केंद्र और 3 पागल खाने, 3 प्रॉपर पागल खाने। दोस्तों 2007 में जब मैं घर पे आया था और डैड ने क्लियर कट बोला था मुझे कि सुन, ना ही तुझे गाड़ी की स्कूटर की चाबी मिलने वाली है, ना ही कार की चाबी मिलने वाली है, और पैसा तो भूल ही जा। और उस दिन जब मैं आया था और मैं डैड को बोला कि जरा बाइक की चाबी तो दो, कम से कम नीचे तो जाके आता हूँ। उसने बोला नहीं नहीं, वो बॉडीगार्ड बनने आने वाला है साथ में, तू घर में ही बैठा, यू आर गोइंग नोवेयर। और तब मैंने वो वापस से एक मीटिंग का नाम निकाला था, और एक ही मीटिंग में जा रहा है करके डैड ने बाइक की चाबी दी। मेरा पहला स्टॉप था वाइन शॉप, सेकंड स्टॉप था मीटिंग। जब मैं मीटिंग में पहुंचा
तो वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे तो साला सीनियर सिटीजन का क्लब दिख रहा है, 100 चूहे खा के बिल्ली आज को जा रही। लेकिन मुझे एक चीज बहुत पसंद आया था कि वहाँ पे मेरा स्वागत हुआ था। काफी अरसा हो गया था कि मुझे जो शादी की जो पत्रिका रहती थी, मैं घर के शादियों की बात कर रहा हूँ, बाहर बाहर वालों की शादियों की नहीं। उसके ऊपर सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस ये रहता था, सपरिवार लिखा ही नहीं रहता था। मिस्टर एंड मिसेस हैंडी, मुर्तजा की कोई कीमत नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि एक बार मॉम डैड को मैंने कभी झगड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन एक बार आर्ग्यूमेंट हो गया था दोनों के बीच में। जब मम्मी ने बोले थे कि आप क्या बोल रहे हो कि आप नहीं जा रहे हो, आपको जाना ही पड़ेगा, उसने बोला नहीं, मेरे बेटे को इनवाइट नहीं किया। और मम्मी ने बोला था आप अच्छे से जानते हो कि इस बंदे को क्यों नहीं इनवाइट किया गया है, आपको वजह मालूम है, और ये आपकी सगी बहन की पोती की शादी है। और डैड वहाँ पे गए थे, 10-15 महीने में रिटर्न आ गए थे, फिर वो गिफ्ट देके या तो कवर देके वापस आ गए थे। दोस्तों फिर 2007 में जब मैं वो पहली मीटिंग में गया था, और वहाँ पे मैंने सोचा था कि वहाँ पे ये होगा, और जब तीसरी बार मैं रियाब से डिस्चार्ज हुआ और ए का मीटिंग का बहाना बना के जब वो मीटिंग में पहुंचा था, और वहाँ पे जब ये लोग ने मेरा स्वागत किया था, वो मुझे एक चीज बहुत पसंद आई थी। वहाँ पे उन्होंने बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने बोला तुझे एक अल्कोहलिज्म की बीमारी हुई है, तुझे अल्कोहल पीने की बीमारी नहीं हुई है, इट इज नॉट अल्कोहल। मद्य की बीमारी नहीं हुई है, तुझे मद्यपाश हुआ है। अल्कोहलिज्म, आई सेल्फ माई सेल्फ, और उससे भी डेंजर आई स्पॉन्सर माई सेल्फ। बहुत सारे वर्जन सुनने को मिले इतने सालों में। मुझे 4 साल लगे थे रुकने के लिए। वो 2007 की मीटिंग में जब वहाँ पे लोगों ने बोला कि एक बीमारी है, मैंने आइडिया रिजेक्ट की। मैं बोला पागल हो गए ना, साइको है ये लोग, काय की बीमारी, खुद के पैसे से पीता हूँ, खुद खरीदता हूँ, खुद पैक बनाता हूँ। मुझे वो याद नहीं था कि भैया तुझे सवेरे सवेरे लगती है। मैंने एक जगह ढूंढ के निकाली थी मेरे घर के पास, जो सवेरे 6 बजे खुल जाती है। और डैड के साथ मेरी मांड वाली हो गई थी, उसने बोला था दिन का 100 रुपए मिलेगा तुझे। वो जमाने में 100 रुपए में आ जाता था, मैनेज हो जाता था। आई थिंक जब मैंने आखिरी मेरा 90 खरीदा था तो 17 या 18 रुपए का आता था, तो 100 रुपए काफी हो जाता था। और एक बेवड़े का घर गणित बहुत पावरफुल रहता है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं वो सवेरे सवेरे पहुंचा था वहाँ पे 6 बजे, और वो वेटर ने बोला था सेठ रात की उतरी ने सवेरे वापस किधर आ गया। मेरा उतारा वहाँ पे लेता था और फिर वाइन शॉप के लिए रुकता था कब खुलेगी। दोस्तों वो 2007 की जो पहली मीटिंग मैंने अटेंड किया, मेरा हेतु वो मीटिंग अटेंड करने का बिल्कुल नहीं था। मेरा हेतु था मुझे घर से निकलना था, मुझे पीना था। पहला स्टॉप वाइन शॉप था, दूसरा स्टॉप मीटिंग था। उसके उसके सामने जो ऑप्शन था कि बाइक नहीं मिलेंगी, कार नहीं मिलेंगी, बॉडीगार्ड नहीं, कोई नहीं, घर में पड़ा रहे, क्योंकि अब तो रिया वाले ने ब्लैकलिस्ट किया है। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जब मैं वो मीटिंग में बैठा और इन्होंने मुझे बीमारी के बारे में बताया, आई रिजेक्टेड। बोला ये साले ये डल हो गए, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों ने अपना अनुभव शेयर करना चालू किया। कोई बोल रहा था नौकरी गई, कोई बोल रहा था छोकरी गई, कोई बोल रहा था इज्जत गई, कोई बोल रहा था शोहरत गई। मीटिंग से पहले मुझे बोला गया था कि बस तुलना मत कर, पहचानने की कोशिश कर। मैं तुलना ही करता बैठा। मैं बोला अपनी तो नौकरी गई नहीं, अपनी तो नौकरी नहीं गई है। अरे नौकरी वो आदमी की जाती है जो काम धंधा करता है,
मेरी जिंदगी की वास्तुस्थिति क्या थी, हकीकत क्या थी। इकलौती औलाद शादी के 20 साल के बाद आया और मेरे डैड ने मुझे क्लियर कट बोला है कि मेहरबानी करके तू ऑफिस पे मत आ। और मैं वहां पे तुलना करते बैठा हूँ कि नौकरी नहीं गई है। लोग बोल रहे थे छोकरी गई, मैं वहां पे तुलना करते बैठा। मैं बोला अपनी तो छोकरी नहीं गई है। अरे जाने के लिए होनी तो चाहिए, उसके पहले ही डिवोर्स हो चुका था। चौथी पायरी में 17 लड़कियों के नाम थे। मेरी बीवी के हाथ में गलती से वो इन्वेंट्री आ गई थी, उसे पूरी इन्वेंट्री पड़ी है। मेरी पूरी हकीकत जानती है। वो गलती से उसके हाथ में आ गई थी, जानबूझ के नहीं दिया था। ये बिग बुक में क्लियर कट लिखा है कि हमको हमारी शांति के लिए किसी और की शांति भंग नहीं करनी। लेकिन मेरी वाइफ मैच्योर थी, वो समझ गई। उसने बोला आई रेड एवरीथिंग, लेकिन इसके वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो वादा उसने आज तक निभाया है। दोस्तों, जब वो मीटिंग में वो लोग शेयर कर रहे थे कि इज्जत गई, मैं तुलना करते बैठा, अपनी तो इज्जत नहीं गई, अपना तो बहुत वट है, आज भी सलाम ठुकता है। लेकिन मैं ये भूल रहा था कि मुझे तो कुत्ता तो नहीं पूछता है, जिस परिवार से हो उसको सलाम ठोकर। और शौहरत मशहूर हो गया था एक बेवड़ा बन के। मेरा कोई स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त कोई नहीं बचा था, कोई नहीं। रिश्तेदारों को तो छोड़ ही दो। मैं आज ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे जितने पण रिश्ते नाते बिगड़े, संबंध टूटा है, कोई मुझे छोड़ के नहीं गया। मैंने उनसे दूरियां बनाई क्योंकि मुझे ये लोग पीने नहीं देते थे। दैट वाज द फैक्ट। जब वो मीटिंग में से जब मैं उठा और ये सब शेयरिंग सुना था वो लोग का, मौला गैली कैसे ये लोग, ना ही इनको पीना है ना ही इनको जीना है, निकलो ऐसे, दोबारा नहीं आना है। जब मैं निकल रहा था तो दो बंदे आए थे मेरे पास और उन्होंने बोला सुन बच्चा, अब तक तेरे साथ नहीं हुआ है, अगर तू इसी रास्ते पे चलते रहेगा तो ये सब होगा। एज येट 2007 में निकला था कि दोबारा यहाँ पे नहीं आऊंगा, और उसके बीच में जो तांडव हो गया और जो सत्यानाश हो गया, 2012 में मैं फेंका गया था। इस व्यसन मुक्ति केंद्र में ही मुझे मैसेज मिला और वहीं से यही मैं फेंका। 2012 में लेकिन मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया था थोड़ा बहुत। तब तक मैं फिजिकल एलर्जी को चैलेंज कर रहा था कि यस, मेंटल ऑब्सेशन तो है अपने को, 24 घंटे दारू के प्लानिंग करते रहते हैं। हाँ, वो इनकी बात सही है कि सवेरे उठने के साथ साथ मैं, आम आदमी बाथरूम में जाता है, मैं बाथरूम में नहीं जाता था। मैं बालकनी में जाता था, बाइक है ना, कार है ना, या कहीं पे छोड़ के आया हूँ। दूसरी चीज, मेरा बटवा चेक करता था, पैसा है ना आज के लिए, जुगाड़ करना पड़ेगा। मेंटल ऑब्सेशन बहुत आसान था मानने के लिए। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी ये एक ही मीटिंग में मैं तुलना ही कर रहा था कि बाबा ये बोल रहे हैं मंदिर में चोरी की, ये की, वो की। मुझे लग रहा था कि यार अपना तो कुछ गया नहीं, घर वाले लोग ने संभाल के रखे सब कुछ। ये 2012 की सोच। और उसी मीटिंग में एक दिन मेरे ही मुंह से निकला कि मैं मेरी पूरी जवानी गला के आ गया। गलाने के लिए और कोई बचा नहीं है। वहां पे लोग जब शेयरिंग कर रहे थे कि मैंने मंदिर में चोरी की, मैंने ये की, मैंने वो की, वो वाला अरे फटीचर साले, अपन इनके जैसे नहीं है। मेरे को ए की फेलोशिप बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन ए के प्रोग्राम से मुझे कोई लेना देना नहीं था। जहाँ तक फेलोशिप है, यस, मेरा अकेलापन दूर हो रहा था क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई दोस्त बचे नहीं थे। और यहाँ पे मुझे ढेर सारे नंबर मिल गए, ढेर सारे लोग मिल रहे हैं,
शराब रुकी हुई है। मैंने स्पॉन्सर पर ले लिया था 21 दिन पे। हाथ धो के पीछे पड़ गया था, आप मेरे स्पॉन्सर बनो। उन्होंने बोला प्रार्थना की है क्या? बोला नहीं, प्रार्थना भी इतना नहीं किया, मैं नास्तिक हूँ, आई डोंट बिलीव इन गॉड। उसके पीछे ये में बोला जाता है, जो ओल्ड टाइमर्स बोलते हैं कि हेतु के पीछे हेतू क्या आहे, हेतू तपासून पहा। जेव्हा मी ए मध्ये आलो होतो तेव्हा मला मराठी बोलायचं तर लांबची गोष्ट होती, मला कळत पण नव्हती। ए मध्ये येऊन शिकलो। मीटिंग आवडत होती, पण तुमचं जे 12 पायऱ्या 12 रूढी ते तुमच्यापर्यंत ठेवा, ते मला नको। स्पॉन्सरचं ऐकायचं असतं ना? नाही, अजिबात नाही। सर्वांचा होता म्हणून मी पण घेतला, एक फॅशन स्टेटमेंट म्हणून। अरे सबका है तो अपनापन होना चाहिए, सबसे पॉपुलर बुड्ढा कौन है ढूंढो उसको। जाता था सिर्फ एक साउंडिंग बोर्ड के जैसे उसको सुना के आता था। मुझे याद है जब वो फाइनली तैयार हो गए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है तो एक काम कर, मैं तेरा दोस्त बनूंगा, तू मेरे घर पे आ, और अगर तुझे मेरे घर का माहौल पसंद आता है फिर हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों उस दिन हकीकत में एक्चुअली मेरे ये का शुरुआत हुई। ये 2012 की बात कर रहा हूँ। जब मैं उनके घर पे गया था, उन्होंने स्वागत किया। उनके घर के बाजू में एक गैरेज थी, जो गैरेज को उन्होंने एक्चुअली ऑफिस के जैसे बना लिया था। बहुत पुराने ऑल टाइमर थे पुणे के। और जब हम लोग बैठे थे साथ में, और जब दोनों ने हाथ पकड़ के प्रार्थना किया था, और उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव आस्क्ड मी टू बी योर स्पॉन्सर, मैं तेरा दोस्त बनूंगा। और एक चीज याद में रखना कि मुझे कभी भगवान की जगह पे मत रखना। मुझे दारू छोड़ के 30 साल हो गए। बहुत सारा वो दर्द मैं भुला चुका हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, तू मेरी ज्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि तेरे घाव फ्रेश है। मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने एक ड्रिंक उठाया तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। और उन्होंने यहाँ तक मुझे बोला था कि अगर पीना है ना तो अभी पी के खत्म कर दे ड्रामा। आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है, 10 साल के बाद बहुत कुछ होगा। और उन्होंने मुझे ये भी बोले थे कि शायद मैं किसी दिन कुछ तो भी बोल दूं जो गलत हो या तुझे ना पटे, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और ये तेरे जहन में रखना कि मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं पण एक बेवड़ाई हूँ। और उन्होंने मेरे सामने 3 शर्तें रखी थी। उन्होंने मुझे बोला था, नंबर 1 ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदार रहेगा क्या मेरे साथ? क्या तू सच में मानता है, तू सच में स्वीकारता है कि तुझे शराब का प्रॉब्लम है और तेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है? तू मुझे सच बताएगा क्या? तेरा वर्जन नहीं चाहिए कि मैं बेचारा प्यार का मारा, अब न किसी का आंखों का तारा, शराबी मेरा सहारा। तेरी कल्पना नहीं सुननी है मुझे हकीकत बयान करेगा क्या तू? दूसरी शर्त उन्होंने मेरे सामने रखी थी, खुला मन रखेगा क्या? क्योंकि मैं तुझे वो बोलने वाला हूँ जो तुझे सुनने की गरज है, जो तू सुनना चाहता है वो नहीं। और तीसरी और सबसे अहम चीज मेरे सामने रखी गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा था, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम पूछा था कि आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे क्या, तो उसने बोला तू वो क्यों पूछ रहा है? वो बोला साला उसके चेहरे पे जो रौनक है ना, मुझे वो चाहिए। मुझे खुशी दिख रही है ना, मुझे वो चाहिए। उन्होंने
मुझे जब पूछा था फर्स्ट टाइम कि आर यू हैप्पी जॉयस एंड फ्री, मैंने सच में बोला था दुखी हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मैं कोई भी एंगल से हैप्पी जॉयस एंड फ्री नहीं। और उनकी जो तीसरी शर्त थी कि अगर मेरे पास जो है अगर तुझे चाहिए तो वो पाने के लिए हम लोग ने जो किया वो करने की तैयारी है क्या तेरी। और उसका जो उसके बाद का जो लाइन था दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, एक एटम बॉम्ब के जैसे था मेरे लिए। उन्होंने क्लियर कट मुझे मुंह पे बोला था कि अगर ये सब करने की तैयारी है तो आगे बात करते हैं, नहीं तो तेरा और मेरा दोनों का टाइम बर्बाद मत कर। गुस्सापन आया था मुझे कि साला घर पे बुला के कोई ऐसे बात करता है क्या, दिमाग खराब हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आ रही थी कि बाबा सुन ले, तुझे 28 दिन पन्ने हुए, ये आदमी को 28 साल हो गए और वो शराब से दूर है। उन्होंने मुझे ये पन कहा था कि मसूदा एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे गरज नहीं पड़ेगी। आई रिमेम्बर कि 5-6 महीने हो गए थे, शराब नहीं पी रहा था, एक ही मीटिंग अटेंड कर रहा था, हफ्ते के 11 मीटिंग्स कर रहा था। इतवार को तो 3-3 मीटिंग करता था। एक चर्च में एक मीटिंग होती थी, समझो उत्तर पूना में, दोपहर को 3 बजे दक्षिण पूना में एक मीटिंग होती थी, वहां पे पहुंचता था। और शाम को एक पश्चिम पूना में होती थी, वहां पे पहुंचता था। और इतना सब करने के बाद वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुर्तजा अभी स्टेप पर चालू कर। और मैं डेढ़ शाना मैं वहां पे बिग बुक में ढूंढ रहा हूँ, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस तो किधर दिखा नहीं है। काफी समय के बाद एक दिन उसने वो अपेंडिक्स 2 मेरे हाथ में खोल के दे दिया। उसने बोला ये पढ़। वहां पे क्लियर कट लिखा है कि ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस आर नॉट ओनली द प्री रिक्विजिट्स बट दे आर इंडिस्पेंसिबल, कि इसके बिना तेरी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। वो मुझे बोलते थे कि तू तेरी भावनाएं को पहचान, आज की तारीख में तुझे कौन सी चीज तकलीफ दे रही है, वहां से शुरू करते हैं। मैं तुझे चौथी पायरी करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो ओपन आउट कर। मैं एक अल्कोहलिक हूँ ना, मैं एक बेवड़ा हूँ, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज है, मैं कैसे किसी पे भरोसा कर लूँ। अरे मैं इसको कैसे, मैंने इसको बोल दिया और इसने किसी को बोल दिया तो, अरे मैंने तो एक बंदे का खुन्नस में जाके एक बंदे की तो सुपारी दे दी थी। बोलो कैसे क्या बोलने का इसको, अरे बोलने का छोड़ो, वो तो लिखने को बोल रहा है। लेकिन दोस्तों एक टाइम आया 11 महीने के बाद, मेरे 6ठे महीने में उन्होंने क्लियर कट बोला था कि मुर्तजा सुन, सिर्फ मीटिंग करके ये का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ एक ही मीटिंग नहीं है, मीटिंग तो शुरुआत है। एक ही फेलोशिप यस तुझे कुछ समय के लिए शराब से दूर रख सकती है। इफ यू वांट टू फील बेटर मेक मीटिंग्स, इफ यू वांट टू रिकवर वर्क द स्टेप्स। और उन्होंने क्लियर कर बोला था कि तेरा अहंकार ने तुझे शराब से दूर रखा है। मुझे अच्छे से याद है कि 11 महीने के बाद जब मैं रिलैक्स हुआ था, मुझे आइडिया तो आ गया था कि बाबा लफड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी वो लड़की जिसके पीछे पड़ा हो वो बात खत्म करने को तैयार नहीं। और मेरे स्पॉन्सर बार बार बोल रहे थे कि उसको बता दे यार, अल्कोहलिक बता दे, उसको बता दे। और तभी मेरा ये समर्थन था कि बाबा अगर उसको बोलूंगा तो छोड़ के चली जाएंगी। और मेरे स्पॉन्सर ने ये बोला कि भैया अगर तू नहीं बोलेगा ना तो जिस दिन तू पिएगा वो 100% जाएगी। ऐसा ही हुआ, वो शादी कभी हुई नहीं। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे क्लियर कट बोला था कि अगर मगर नहीं होता है यहाँ पे। स्टेप्स मेरे लिए बहुत सिंप्लीफाई वे में बताए गए थे। पहली पायरी ईमानदारी, दूसरी पायरी खुला मन,
तीसरी पायरी तैयारी, चौथी पायरी वापस ईमानदारी, फियरलेस एंड मॉरल इन्वेंटरी लिखा गया है। पांचवी पायरी खुला मन, शेयर कर किसी के साथ, क्योंकि मैं तो वो बंदा हूँ ना जो खुद मेरे जितने पण इमोशंस थे, जितने पण भावना थे, खुद के अंदर दफन ही करके रखता था। एक कुकर के जैसा था, वो कुकर के अंदर भाप जमा होता था कुछ समय तक, और किसी ने तो भी साइकोलॉजिकली, किसी ने तो भी मेरा ट्रिगर कर दिया, मेरे हाथ में ग्लास दिखता था। बिग बुक में तो क्लियर कट कहता है अल्कोहल वाज ओनली अ सिम्टम, शराब तो सिर्फ एक सिम्टम था, प्रॉब्लम तो हमारे भीतर कुछ अलग ही है। और जो सोल्यूशन था, मैं वो सोल्यूशन को ही ठुकरा रहा था। 2014 में मेरे डैड गुजर गए, मेरा एक रॉक बॉटम, सबसे बड़ा रॉक बॉटम। 2014 अचानक से, मैं उस दिन सवेरे मैंने पिया हुआ था, जब शाम को मम्मी का आवाज आया और काम वाली बाई का आवाज आया कि अरे सेठ को कुछ हो गया, वो बेड पे गिर गए, और मैंने जाके देखा तो डैड को अटैक आया हुआ था। फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाया, फैमिली डॉक्टर आए, उन्होंने बोला पैरालिसिस का अटैक आया है, अभी के अभी एडमिट करना पड़ेगा। तब तक मेरे 4-5 सगे संबंधी सब, मेरे कजन वगैरह सब आ गए थे। सब जन भीख मांग रहे थे, तो घर पे बैठ मम्मी का ध्यान रख, हॉस्पिटल हम लोग देख लेते हैं। मैं बोला नहीं नहीं, मेरा बाप है, मैं तो जाऊंगा ही। एलर्जी, फिजिकल एलर्जी, जिसको मैं नकार रहा था, जिसको मैं रिजेक्ट कर रहा था, वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी थी, क्योंकि उस दिन सवेरे मैंने पिया हुआ था। वो एम्बुलेंस के पीछे जाते जाते रास्ते में एक वाइन शॉप दिखी, और मैं बोला साला एक 90 ले लेता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों के अगले दिन सवेरे मैं उठा, मैं मेरे बेड पे ही था, मम्मी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि डैड को आईसीयू में रखा है, तो रात को क्या पता मालूम नहीं, लेकिन तो हॉस्पिटल तो पहुंचे ही नहीं। और 10 दिन के बाद जो मेरे फादर का देहांत हुआ था, मेरे मौसी का बेटा बॉम्बे से, सब जन रात को ही आ गए थे, रात को 10 बजे डैड का देहांत हो गया था। सब घर वाले आके घर में जमा हो गए थे, और मुझे आज भी याद है कि मेरा मौसी का बेटा, वो एक डॉक्टर है, उसने पानी का ग्लास मारा था मेरे मुंह पे उठाने के लिए, और क्लियर कट बोला था उड़ भी उड़े, कब्रिस्तान जाना है। जो पिताजी ने मेरे लिए सब कुछ किया, जब उनका जो आखिरी ये था, वो करने की अवस्था में पर नहीं था। कैसे किया मैनेज मुझे मालूम नहीं कि मैंने किस तरह से किया। ये में मुझे बार बार बोला जा रहा था कि मुर्तजा छठी पायरी, सातवीं पायरी, फॉरगॉटन स्टेप्स बोला जाता है। ये पूरा प्रोग्राम ही ईमानदारी, ओपन माइंडेडनेस और विलिंगनेस का है। पहली पायरी हमने माना, ईमानदारी। दूसरी पायरी केम टू बिलीव कि एक उच्च शक्ति, एक खुला मन। बिग बुक में क्लियर कर लिखा है, आर यू विलिंग टू बिलीव। ठीक है, तू नहीं मानता है, लेकिन मानने की तैयारी तो भी है क्या। जो तीसरी पायरी, मेड ए डिसीजन, हम लोग ने वादे तो बहुत किए कि कल से बंद, लेकिन निर्णय कभी नहीं किया कि अभी से बंद। चौथी पायरी, अरे लिखू कैसे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अरे वो क्या सोचेंगे, तेल लेने को गया। दोस्तों, आज मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरे कोई स्पॉन्सिस कोई नहीं है, लेकिन ये 20-20 मेरे बहुत ही गहरे दोस्त है, ये में, जिनके साथ घंटों तक बातें होती है। वो मेरे अंदर का जो कचरा है, ये में बोला गया है कि यू आर एज सिक एज योर सीक्रेट्स। तुम्हारे सीक्रेट्स है, तुम उतने ही बीमार हो। जो चीज मुझे आजाद करने वाली थी, मैं वही चीज को ठुकरा रहा था।
मुझे डर बेसिकली चौथी पारी क्यों नहीं करनी थी, बिकॉज एक साइड पे मेरा अहंकार बोल रहा था तुझे करने की गरज नहीं है, तू गलत हो ही नहीं सकता है, और दूसरी साइड पे फट रही थी क्योंकि कुछ कुछ किस्से याद थे मैंने क्या क्या किए। हमारे मीटिंग में काफी लोग शेअर करते हैं की ते नातेवाईक समोर नाही येताना मला बघून ते रोड बदली करायचं। मेरे केस में उल्टा था। शराब रुकने के बाद सामने से मेरे कोई रिश्तेदार दिख गया ना पुणे के एमजी रोड पे, वो वहां से देखता तो वो पहचानने की कोशिश करता था, अरे मुर्तजा है क्या, वो हाथ हिलाता था, मैं मुंडी करके रास्ता क्रॉस करके निकल जाता। मेरे को उनको फेस करने की हिम्मत ही नहीं थी। दूसरे किस तरह से मैं मेरे जिंदगी में अमल में लाया। आज जो लड़की जो मेरी बीवी है, लव मैरिज है। डैड के देहांत के बाद मेरा कजिन आया था अमेरिका से, उसने बोला आंटी आप दोनों घर पे बैठे बैठे घुट जाएंगे, चलो कहीं पे तो भी जाते हैं। मेरा गोद लिया हुआ भाई है, क्योंकि मैं शादी के 20 साल के बाद आया तो डैड ने उनके बड़े भाई के बेटे को ऑफिशियली गोद लिया हुआ था। और वहां पे जब हम लोग जहाँ पे गए थे, और वहां पे आज जो मेरी वाइफ है वो वहां पे मुझे मिली, और हम लोग के बीच बातचीत होना चालू हुआ। वो सिर्फ 3 दिन वहां पे था, और कोई लड़की वगैरह देखने के लिए नहीं गया था, मतलब मैं तो सिर्फ, हम लोग तो सिर्फ घूमने गए थे। और वहां पे मैंने उसको कन्विंस किया अपना फोन नंबर देने के लिए। और तब मेरे स्पॉन्सर ने जो बोला था ना कि मुर्तजा ऑनेस्टी, वो मेरे दिमाग में घंटी बजी। मेरी वाइफ को मैंने बोला दैट मैं आपको कब फोन कर सकता हूँ। उसने बोला मैं शाम को 7 बजे के बाद फ्री होती हूँ। मैं बोला नहीं, 7 से 9 मेरा फोन स्विच ऑफ रहता है, मैं ये मीटिंग्स में जाता हूँ। उसने बोला वो क्या होता है। मैं बोला गूगल कर लेना। उसके कुछ दिनों के बाद मैंने अपने शेयरिंग रिकॉर्ड करके उसको भेजा था। वो सवेरे मॉर्निंग वॉक पे थी, और उसने मुझे बोला कि वो सवेरे 5 बजे रास्ते में अटक गई कि ये कौन से पागल के साथ पाला पड़ा है। मेरी वाइफ ने मेरा एक्टिव ड्रिंकिंग नहीं देखा है। जब भी मैं रिलैक्स होता था, जब भी पीता था, मम्मी उसको फोन करती थी कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है, तो उस गांव से वो पुणे आ जाती थी। यहाँ पे आके मुझे थोड़ा बहुत सोबर करके चाय वगैरह पिला के शाम को रिटर्न हो जाती थी। और शादी के बाद भी 1 या 2 बार ही देखा है। दोस्तों, यहाँ पे खुले मन की बात आती है। मैं नास्तिक था, आई वॉज गॉड। हमारे बिग बुक में लिखा है ना दैट मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर पर मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जब मुझे लोग बोलते थे अरे प्रार्थना कर, ये कर वो कर, मैं बोलता था तेरे भगवान की गरज मुझे नहीं है, योर गॉड आई डू नॉट नीड। इतना अहंकार भरा हुआ था। ये जो खुले मन की जो बात कर रहा हूँ मैं, मुझे मेरे स्पॉन्सर जब घर पे आते तो वो मुझे बोलते थे अरे मुर्तजा तूने बिग बुक से लेके लिविंग सोबर से लेके डॉक्टर बॉब एंड द गुड ओल्ड टाइम सब कुछ उठा के लाके तो पड़ा है, लेकिन धूल में पड़ा है, कम से कम इसको खोल के पढ़ तो सही। नहीं, मेरी वाइफ को मालूम था कि अगर ये बंदा रुकेगा ना तो यही पे रुकेगा, क्योंकि 1 साल वो मेरे साथ कंटिन्यूस मीटिंग्स में आई। शादी के बाद की बात कर, और उसको मालूम था, उसको गारंटी थी। और उसके पहले भी जब भी वो आती थी पुणे, जब हम लोग डेटिंग कर रहे थे, लव मैरिज है हम दोनों का। इनफैक्ट मेरे मम्मी ने उसको प्रपोज की, क्योंकि मैं, मेरा मुंह खुल नहीं रहा था। कि मॉम ने बोली कि तू अरे तो आते जाते रहती है, अभी परमानेंटली कब आती है? और आई रिमेम्बर कि
अगर मेरे स्पॉन्सर का मैंने उस समय अगर सुना नहीं रहता कि मुर्तजा हकीकत बयान कर दे, उसको बता दे उसको तुझे अल्कोहल का प्रॉब्लम है, तो आज 100% हम लोग की शादी को 10 साल कंप्लीट नहीं हुए रहते। उसमें मेरा एक्टिव ड्रिंकिंग नहीं देखी है, लेकिन एक दिन जो मेरा आखिरी ड्रिंक था, मेरा जो, मैं 26 मार्च की बात कर रहा हूँ 2016, घर में जस्ट पेंटिंग खत्म हुआ था, मेरे दिमाग की घंटी बजी हुई थी। मैं सवेरे सवेरे 8:30 बजे नीचे गया था। सवेरे सवेरे 8:30 बजे वो 90 लेके आया था, और उस दिन मालूम नहीं क्यों, लेकिन आज समझ में आता है कि वो ऊपर वाले की कृपा थी। उस दिन मैंने जैकेट नहीं पहना होता। अब मोजे से अंडरवेयर मैंने सब बाजू छुपाया। 90 छुपाने को इजी था ना, क्वार्टर छुपाने को, और साला कांच का बाटली टूट गया तो फट्टू तो था ही। और उस दिन जब मैं घर पे आया और फर्स्ट टाइम उसको कुछ तो भी डाउट आया कि साले कुछ तो गड़बड़ करके आया है, और उसने मेरे खीसे की झपटी ली, और जो पेंटिंग हुई दीवार थी ना, उसमें 2 दीवारों के ऊपर वो बोतल फेंकी। मैं क्या लेके आया था, वो जिन था या वोडका था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पूरे दीवारों का हुलिया चेंज हो गया था, और मैं चिढ़ गया था उसके ऊपर। मैं बोला साली कल ही काम खत्म हुआ है एंड यू डन दिस। और मैं जाके मायूस होके मेरे बिस्तर पे बैठा हुआ था बेडरूम में। और मेरी वाइफ की एक खासियत थी कि जब भी मैं पी के आता था ना, जब भी मैं टल्ली होता था, हे कैसे घर पे हाउ इट वर्क, और ए का प्रियंबल वो हाथ में थमा देती थी और बोलती थी जोर से पढ़। और बाद में उसने कई सालों के बाद मुझे बोला कि जब आप पढ़ते थे ना, आपके आंख में से आंसू आते थे। मैं देखता था साला, अरे मेरे बाद आया हुआ 3 साल बाद आया हुआ साला, ये 1 साल का टोकन ले रहा है, ये मेरे बाद 2 साल के बाद आया, ये 2 साल हो गए इसको। मेरे पीछे से आए हुए लोग मेरे आगे निकल गए, मैं उधर की उधर ही अटका हूँ। और उस दिन क्या हुआ था मुझे मालूम नहीं। उस दिन मैं बिस्तर पे जब बैठा हुआ था, सिर पकड़ के बैठा हुआ था कि पेंटिंग का सत्यानाश हो गया, सब कुछ सत्यानाश हो गया। और मेरे स्पॉन्सर के शब्द आए थे कि जब भी मैं उसके घर पे, उनके घर पे जाता था मेरे स्पॉन्सर के, तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठते थे और सेरेनिटी प्रेयर करते थे, और फिर वो मुझे बोलता था डेली रिफ्लेक्शन जोर से पढ़। और वो हमेशा मुझे तीसरी पायरी की प्रार्थना की बात करता था। उस दिन वो अवस्था में मैं विड्रॉल्स की अवस्था में था, मेरे सामने ही बिग बुक पड़ी हुई थी। एक टाइम पे नशे में मैंने बिग बुक फाड़ा हुआ, और जब एहसास हुआ था कि मैंने किसको फाड़ा है, मैंने उसको वापस जोड़ा था, पीछे से वापस बाइंडिंग करके लेके आया था। और उस दिन मैंने बिग बुक उठाया, एंड आई डो नॉट नो व्हाई, लेकिन फर्स्ट टाइम, पहली बार जिंदगी में वो तीसरी पायरी की जब प्रार्थना पढ़ा, मैं रो रहा था। मैं एक्चुअली भीख मांग रहा था भगवान से, और वो दिल से प्रार्थना थी, या तो शराब को निकाले तो मुझे उठा ले, तो मैं इस तरह नहीं जा सकता। ये उसके 5 मिनट पहले मेरी वाइफ ने बोली कि अगर इस तरह से चलने वाला रहेगा नाटक, तो तू तेरा आगे का देख ले, मैं निकल रही हूँ। जब मैंने वो प्रार्थना की, एक अजीब सा सुकून आया मुझे, व्हाइट फ्लैश वगैरह नहीं आया। लोग बोलते हैं बिग बुक के अंदर कभी चेंजेस नहीं हुए ले, कि मैंने मेरे स्टेप वर्क, मैं एकदम हाई बॉटम केस बन के आया था, और एकदम लो बॉटम देखा है ये मैं। एंड वो बिग बुक के पहले एडिशन में वहाँ पे आध्यात्मिक अनुभव लिखा है, 12वीं पायरी में। आज के चौथे एडिशन में
आध्यात्मिक जागृति लिखा गया है। अपेंडिक्स 2 पहले एडिशन में नहीं था, वो बाद में ऐड किया बिल ने। तो उसको रियलाइज हुआ कि हर किसी को आध्यात्मिक अनुभव नहीं होने वाला है। बहुत से लोगों को केजी से अपर केजी से पहली कक्षा से दूसरी कक्षा वो होने वाला है। उस दिन मुझे मालूम नहीं क्या हो, लेकिन वो मेरे जो विड्रॉल से हाथ पैर कांप रहे थे वो रुक गए। एक अजीब सा सुकून था उस दिन। वो दिन था जब मैं ऊपर वाले को ये बोला था कि आई एम विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। ये साले तेरे 12 कदम ना तो तेरे 12 कदम वो ओपन करने को तैयार हूँ, नहीं तो उसके पहले मुर्तजा मैं और माफी मांगू। ये है क्या? मैं उस मुकाम पे पहुंच गया था जहाँ पे लिखा गया है कि वो उस मुकाम पे है कि वो एक साइड पे कुआ है, दूसरे साइड पे घाई है। ना ही वो शराब पी सकता है और ना ही उसके बिना रह सकता है। वी स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट। उस हालत में आ गया था। और मुझे याद है कि मेरी मॉम वो काफी धार्मिक थे, और जब मैं बेडरूम में से बाहर आया था और मेरी वाइफ और मेरी मॉम ने मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने बोला मालूम नहीं क्या हो बट समथिंग इज डिफरेंट। मैं खुद डर गया था बिकॉज मेरे 3 पागल खाने हो गए थे। मैं बोला मेरी वाइफ को एक काम कर, शाम को उसी के पास जाना है। मैं मीटिंग में से उसको बाहर पकड़ के लेके आया। मैं बोला सुन कुछ तो भी हो गया, मैं सटक गया हूँ। मुझे बोला क्या हुआ? मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ, मैं सवेरे ये लेके आया था घर पे, इसने दीवार पे आपड़ दी, दारू तो गैर गया, दीवार पर गंदी हो गई, और उसके बाद मैं ऐसा ऐसा किया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज बोला कि मुर्तजा हम लोग रुके थे कि ये कब ये दिन आएगा, किस दिन तू शरणागत होगा। यू आर सरेंडर्ड, और मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि आज के बाद तुझे शराब पीने की गर्ज नहीं पड़ेगी। वो दिन था दोस्तों 27 मार्च 2016, जब मेरे स्पॉन्सर को मैंने मीटिंग में से बाहर निकाला था। लेकिन मैं एक नमूना हूं ना, एक बेवड़ा हूं। और 3 ऑल टाइमर्स को जाके पूछे, और तीनों ने एक ही जवाब दिया। इनफैक्ट एक ने तो वो जवाब ही नहीं दिया, वो सिर्फ उसके चेहरे पे से वो स्माइल जा ही नहीं रही थी। मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला साल हुआ था, 130 लोग थे वहां पे उस हॉल में। वो हॉल भर गया तो लोग बाहर खड़े हुए थे। अरे गधा 4 साल का रुका, लेकिन रुका तो सही। दोस्तों ये का जो प्रोग्राम है, जो मैं सिर्फ मीटिंग समझ रहा था, टाइम पास करने को आ रहा था। मुझे फेलोशिप पसंद आ रही थी, लेकिन फेलोशिप कुछ हद तक मुझे मदद कर सकती है। रिकवरी की बात करते, सुधारना की बात करते, हमारे ट्रायंगल के अंदर जो पुराना लोगो था, तो सुधारना या तो रिकवरी। रिकवरी कहाँ से आती है? पैरियों के द्वारा। मुझे आज भी याद है कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो डर था, जब पहली बार मैंने किया था 4th स्टेप, वो मेरे स्पॉन्सर को पटाने के लिए किया था, और उसके 11 महीने के बाद मैं रिलैक्स हो गया था। ना, उसके 2 दिन के बाद ही रिलैक्स हो गया था। 11 महीने हो गए थे फर्स्ट टाइम 2012 में शराब से दूर रह के। क्योंकि वहां पे मैं पूरी दुनिया के ऊपर ये कर रहा था कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया। और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था बचपन से लेकर आज तक लिख इसके ऊपर खुन्नस से। बिग बुक में एक लाइन है कि कहीं ना कहीं अतीत में, दोस्तों मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो गड़बड़ करूंगा, कि कहीं ना कहीं अतीत में हम लोग ने उनके पैरों के ऊपर पैर रखा है और उन्होंने सिर्फ उसका बदला लिया है। वो न्यूटन का एक लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मेरे स्पॉन्सर ने क्लियर कर बोला कि एक काम कर, नाम लिख,
जो अपना बिग बुक में उसी तरह से मुझे पाएगा, बिग बुक के थ्रू ही मैंने स्टेप वर्किंग किया है। वो 2-3 अलग फॉर्मेट से पण मैंने किया है, लेकिन मेन वर्किंग मेरा बिग बुक से हुआ है। और वहाँ पे क्लियर कट नाम लिख उसका, क्यों खुन्नस है, क्या क्या हुआ था, किस चीज को ठेस पहुंची थी, तेरे अहंकार को, तेरे पाकिट को, तो किस चीज को। और उसमें मतलब 5 कॉलम अपन साथ में मिलकर बैठेंगे और तब करेंगे। और दोस्तों जब उसके बाद बैठ के जब मैंने वो भरना चालू किया ना, सबसे पहले खुन्नस की लिस्ट में मैं खुद से नफरत करता था, मेरा नाम सबसे टॉप में था। उससे बोला मुर्तजा जब तक तू खुद से प्यार नहीं करता है तो दूसरों से कैसे करेगा। मम्मी डैडी के ऊपर खुन्नस थी कि साला वो पीता हो तो वो उठा के अंदर पटक देते। अरे क्या फुकट में डाल रहे थे क्या, क्यों डाल रहे थे, क्योंकि तो पी रहा था। दोस्तों 99% खुन्नस वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन उसके लिए मुझे स्टेप्स करने पड़े। ईमानदारी आई नहीं, जो हम लोग बोलते हैं अंडर द लैशेज ऑफ अल्कोहल, ईमानदारी खींच के लाना पड़ा। खुला मन हुआ नहीं, झक मार के खोलना पड़ा, मेरे पास चॉइस था नहीं। रॉक बॉटम करते जा रहा था। जब मेरी शादी होने वाली थी, एक दोस्त है मेरा 25 साल सोबर है आज, हम सबके स्पॉन्सर एक ही थे। और वो बंदे ने मुझे बोला था कि मुर्तू तू शादी करने जा रहा है, मेहरबानी करके ओपन आउट क्लियरली बता दे हाँ उसको, तेरा बैगेज उसके ऊपर मत डालना। और मेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। और मैं देखा कि पार्टी में मेरी वाइफ उनके साथ बात कर रही है, बर्थडे पार्टी थी हमारे घर में। मैं बोला उसके साथ क्या, वाई डिड यू स्पीक। उसने बोला तुझे वो नहीं पसंद है, वो तेरा प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो प्यार से बात कर रहे हैं ना वो लोग। जब तक मैं वो पायरा नहीं करूंगा तब तक मेरी जिंदगी सुधर नहीं सकती। मुझे आज भी याद है कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक सवाल पूछा था जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। उसने बोला था मुर्तजा तू क्या बनना चाहता है जिंदगी में, सही, खुद को सही साबित करना चाहता है या खुश रहना चाहता है, डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी। मैं बोला नहीं, आई वांट टू बी हैप्पी। क्योंकि क्लियर कट मेरे खुन्नस के इसमें दिख रहा था मुझे कि सामने वाला गलत है और मैं सही हूँ। अहंकार को लगी हुई बीमारी। वो सामने वालों को इतना तोड़ देता था मुंह से, जबान से। जो समझदार लोग थे वो लोग चुप रहते, तो वो लोग बोलते हैं छोड़ना, ये टल्ली में है या तो इसको तकलीफ हो रही, मेंटल है, किधर ये पागल के नाथ को लगते, छोड़। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने बदला लिया। मुझे आज भी याद है कि मेरी तैयारी नहीं थी। 8वीं पायरी जो है वापस दोबारा से तैयारी की है। अब मेरे को बोला गया था कि 6ठी और 7वीं मैकेनिकली प्रेयर करना। मैं बोला नास्तिक हूँ। उसने बोला अरे मैकेनिकली प्रेयर कर, सेरेनिटी प्रेयर तू जिस तरह से कर रहा है, ये पायरी हो कि मैकेनिकली प्रेयर कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जिस बंदे की मैंने सुपारी दिया था ना, आप हकीकत मानो, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज मुझे बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से समझा दिया था कि मुर्तजा एक बात बोल, तू उसको तेरे घर और तेरे दिमाग के अंदर बिना किराया लिए रहने के लिए जगह दे रहा है। तकलीफ उसको नहीं हो रही है, मेंटल तू हो रहा है, मन शांति तुझे चाहिए। जा जरा मार्केट में से आधा किलो खुशी खरीद के लेके आ। खरीद सकता है क्या, कमानी पड़ेगी। अहंकार भरा पड़ा है, लेकिन खुद के नजरों में खुद की कीमत, सेल्फ रिस्पेक्ट अंडा था। उसने बोला इसको कम करना है और ये पाले को पढ़ाना है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि वो व्यक्ति के साथ तुझे अमेंस करने पड़ेंगे। मैं बोला हैव यू लॉस्ट इट, दिमाग खराब हो गया तेरे, उसका गाला दबाने को मन कर रहा है और तू बोल रहा है माफी मांग। उसने बोला माफी मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो आदमी तुझसे ज्यादा बीमार है।
मुझे मालूम पड़ा है तुम्हारा फैमिली हिस्ट्री, मैंने तेरे डैड से बात की है कि तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, जानता हूँ। लेकिन फिर तू ये अपेक्षा क्यों कर रहा है कि तू लोगों के पास जाएगा और माफी मांगेगा और उन्होंने तुझे माफ करना है, अगर तू दूसरों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर दिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। मेरा जो स्पॉन्सर है वो ओपन मार्च चैप्टर, उसने मुझे क्लियर कट बोला था। इसके पहले दोस्तों मैंने गलत बोल दिया कि 8वीं पायरी विलिंगनेस, 8वीं पायरी ओपन माइंड है। उसने बोला सिर्फ खुला मन रख, प्रार्थना कर, जब वो तैयारी होगी तब देखेंगे। 8वीं पायरी तो सिर्फ बोल रही है कि हम लोग तैयार तो हो रहे हैं माफी मांगने के लिए। और 9वीं पायरी में वो महा चैप्टर ने मुझे बोला कि एक यादी बना जिसके साथ तू अभी इमीडिएटली कर सकता है, जिसके साथ बाद में शायद, और तीसरा हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है या तुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ पे है। लेकिन तैयारी रखना कि अगर किसी दिन वो सामने आ जाए तो तुझे वो आमंच करना है। दोस्तों जिस दिन मैंने प्रोग्राम स्वीकार किया था, मेरा आखिरी ड्रिंक जो 26 तारीख को हुआ था और 27 को जो था बोतलें फूटी थी। और उस दिन हकीकत से जब सच्चे दिल से जब प्रार्थना किया था ना, उस दिन ऑब्सेशन उठ गया था। पिछले 10 साल से अधिक हो गए मैं वो प्राणी हूँ जो 10 दिन 10 घंटे शायद आपसे दूर नहीं रह सकता था। यही ने प्रॉमिस किया था, यहाँ पे आते रहे। दिन के हफ्ते हो जाएंगे, हफ्तों के महीने होंगे, महीनों के साल। यहाँ पे एक डेकेड हो गया, मालूम पड़ने पड़ा। मेरे स्पॉन्सर ने तब जो बोला था ना कि अभी पीके जो चलता तमाशा करना है कर ले, आज खोने के लिए कुछ नहीं है, कल बहुत कुछ होगा। आज समझ में आता है कि वो किस चीज की बात कर रहा था। 209वीं पायरी में फाइनली जाके वो जो बंदा है ना जिसकी मैंने सुपारी देने की हद तक गया था, अभी कुछ दिनों से मैं अकेले हूँ। मेरा आवाज एक्चुअली नॉर्मली ऐसा रहता नहीं है, लेकिन फिलहाल में मैंने संदीप जी को बोला था कि मैं शायद 40-45 मिनट बात कर पाऊंगा कि नहीं मालूम नहीं। फिलहाल में निमोनिया हो गया है और मैं सैलाइन के ऊपर हूँ, सैलाइन और एंटीबायोटिक्स पिछले एक हफ्ते से। ये मेरी पहली मीटिंग है ये पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि मैं टोटली बेड रेस्ट पे हूँ। लेकिन यहाँ पे आके जो सुकून मिल रहा है ना, दैट इज प्राइसलेस। जब मैं वो बंदे के लिए प्रार्थना करता था, मेरे मार्गदर्शक ने जब बोला था कि अरे वो तुझसे अधिक बीमार व्यक्ति है, प्रार्थना कर उसके लिए। कसम से बोलता हूँ कि ये स्टार्टिंग में मेरी प्रार्थना इस तरह से रहती थी, उसका नाम रहता था, उसके आगे सबसे गंदी गंदी गाली, उसको उसको सेहत दे, उसको पैसा दे, उसको संतुष्ट रख। बिग बुक में लिखा है कि हम लोग खुद के लिए कभी नहीं प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे। और जब वो किया एंड सडनली आई रियलाइज कुछ दिनों के बाद जो मुंह में से वो गालियां आना बंद हो गया। आज भी वो बंदे के साथ लिए प्रार्थना करता हूँ। इनफैक्ट आज दोपहर को मेरी उसकी वाइफ के साथ आधा घंटा फोन पे बात हुई, किसी काम के सिलसिले में नहीं, टाइम पास। ये उनकी बेटी कहीं पे दूर रहती है, उसकी शादी हो चुकी है, वो नजदीक नहीं है। ये ने जिंदगी में पूरा यूटर्न कर दिया है। दोस्तों काफी लोग बोलते हैं कि 10वीं पायरी और 11वीं पायरी और 12वीं पायरी मेंटेनेंस स्टेप्स ने, मेंटेनेंस के स्टेप्स नहीं हो, वो ग्रोथ के स्टेप्स है। मैंने ये नहीं सुना था कि जैसे अपना पानी, अभी बारिश का मौसम चालू है, कहीं पे अपन अगर एक दलदल हो जाता है, एक रास्ते में खड्डा रहेगा और उसमें पानी भर गया, तो अगर वो बहते नहीं रहेगा, अगर फ्लो होते नहीं रहेगा, अगर मैं खुद के ऊपर काम करते नहीं रहूंगा, पायरियों पे
अमल में नहीं लाते रहूंगा, मैं स्टैग्नेट नहीं होऊंगा, मैं उस जगह पे अटकूंगा नहीं, मैं 10 कदम पीछे चला जाऊंगा। और शराब कभी पनप ना सकती। तैयारी मुझे जाके फाड़ के लानी पड़ी, मेरे पास ऑप्शन था नहीं, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम, पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरी बेसिक फितरत के विरुद्ध है। लेकिन आज इस फेलोशिप, आई लव दिस फेलोशिप। जो ये फेलोशिप ने मुझे दिया है, इस जन्म में तो मैं शायद कभी कुछ वापस नहीं दे पाऊंगा। और एक चीज यहाँ पे सीखा हूँ, अगर हकीकत में यहाँ पे कोई भी बंदा है, कोई भी भाई है जो सोच रहा है कि अरे फेलोशिप के लिए क्या कर सकता हूँ, सिर्फ सेवा में आ जाओ, बिकॉज सर्विस इज नथिंग बट ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। दोस्तों, आई थिंक टाइम हो गया है और मैं कुछ ज्यादा ही टाइम, संदीप जी आई एम सॉरी, आई हैव ओवरशॉट। मैं यहीं पे रुकता हूँ।